आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स। इससे पहले हमने 1.1 के दो पार्ट में इंट्रोडक्शन पढ़ा था, जिसमें मैंने पार्ट 1 में आपको क्लास 11 का रिलेशन के बारे में समझाया था और थोड़ी सी बातें मैंने आपको क्लास 12 के रिलेशन के बारे में बताई थी, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। फिर पार्ट 2 में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशंस यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में बात की थी। और उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बताया था। तो जरूर आप लोग एक बार पहले वो वीडियो जरूर देख लेना, तभी आपको पता चलेगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या चीजें हैं। ठीक, और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज 1.1 के एग्जांपल्स। एग्जांपल 1 हमने पहले ही कर लिया था, अब हम शुरू करेंगे एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 6। तो एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 6 में मैं आपको बताता हूं पहले हमको करना क्या है। सभी में हमको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है, यानी प्रूव करना है। 6 विषय इन बाकी सब एग्जांपल में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है या फिर प्रूव करना है। ठीक है, सब में। तो इस टॉपिक को मैंने नाम दिया है, हमने नाम दिया इसको इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लास। तो मैंने आपको समझाई थी ये बात कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, जो सिमेट्रिक भी हो, जो ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहते हैं? वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, जो तीनों हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। और इन सब चीजों को हम पहले पढ़ चुके हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इन सब बातों को हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो जिस एग्जांपल में या फिर जिस क्वेश्चन में हमको कहेगा ना कि प्रूव करो गिवन रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो उसमें हमको तीनों काम करने पड़ेंगे। उसको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या है? जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और ये इक्विवेलेंस क्लास क्या है, ये हम एक एग्जांपल में समझेंगे। इक्विवेलेंस क्लास को मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, एग्जांपल 5 पे जब हम पहुंचेंगे ना, तो एग्जांपल 5 में ही मैं आपको इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बताऊंगा। फिलहाल इन 3 एग्जांपल को करते हैं शुरू, एग्जांपल्स 2, 3 एंड 4 को। तो ध्यान रखना, जब भी आपको किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करना हो तो उसको आपको तीनों प्रूव करना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 के ऊपर। लिखा है कि let T be the set of all triangles in a plane with R a relation in T। T क्या है? T be the set of all triangles in a plane। तो बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 के बारे में। बात करते हैं एग्जांपल 2 के बारे में। T is equal to set of all triangles। T is equal to set of all triangles in a plane। T is equal to set of all triangles in a plane। एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल है, मान लो कि ये बोर्ड एक प्लेन है, या फिर ये मान लो जो मैंने बनाया ना बॉक्स, ये एक प्लेन है। इस प्लेन में ट्राइंगल है, सिंपल ट्राइंगल, ये आइसोस्केल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, छोटे ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल। हर तरह के दुनिया में जो भी ट्राइंगल हो सकता है ना, वो टी है। टी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। इसके अंदर बहुत सारे ट्राइंगल हैं इस दुनिया में। जितने भी ट्राइंगल हैं वो सब के सब इस सेट टी के अंदर है। टी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। टी इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से फील करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट लगाकर, T1, T2, T3 एंड सो ऑन। T1 मींस पहला ट्राइंगल, T2 मतलब दूसरा ट्राइंगल, T3 मतलब तीसरा ट्राइंगल। तो सेट टी के अंदर दुनिया भर के बहुत सारे ट्राइंगल्स मौजूद हैं। तो कह रहा है कि रिलेशन आर, जो कि इस तरह दिया हुआ है कि ऑर्डर्ड पेयर T1, T2। एक रिलेशन है R और डिफाइन कैसे है? ऑर्डर्ड पेयर T1, T2 सच दैट रिलेशन R के अंदर T1, T2 आएगा। रिलेशन R के अंदर क्या आएगा? ऑर्डर्ड पेयर आएगा T1, T2 का। और T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। 9th क्लास में पढ़ा था हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स के बारे में। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 ट्राइंगल T2 ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इस बात को मैंने थोड़ा सा मैथमेटिकली सिंपल भाषा में लिखने के लिए, ताकि मुझको लैंग्वेज ना लिखनी पड़े, मैं लिख देता हूं T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2। यार ऐसे लिख सकते हैं ना कि कौन से दो ट्राइंगल एक दूसरे के रिश्तेदार होंगे? रिश्तेदार मतलब रिलेटिव होंगे। T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट, T1 T2 के रिलेटिव कब होगा? जब T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो वो R में होंगे। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो R में होंगे। R में होने की शर्त क्या है? किसी ऑर्डर्ड पेयर के रिलेशन R में होने की शर्त यहाँ पे क्या है? किसी ऑर्डर्ड पेयर के
रिलेशन आर में होने से यहाँ पे क्या है कि वो दोनों ट्रायंगल बस कॉन्ग्रुएंट हो तो आर के मेंबर माने जाएंगे, ठीक। और सो दैट आर देन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो मुझे को इस आर को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। समझ में आ गई बात। पहले आपको क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, सॉल्यूशन तो बात की बात है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट है टी जिसमें दुनिया भर के सारे ट्रायंगल हैं, T1 T2 T3 जो भी ट्रायंगल पॉसिबल है वो सब इसके अंदर है। रिलेशन आर क्या है, दो ट्रायंगल एक दूसरे के रिलेटिव होंगे, दो ट्रायंगल एक दूसरे के रिश्तेदार होंगे, कब, अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ठीक। अगर ट्रायंगल T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट है तो T1 T2 को फिट कर देंगे रिलेशन आर के अंदर, अदरवाइज नहीं करेंगे। इस रिलेशन को मुझको क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस प्रूव करना है। तो मैंने आपको समझाया है अभी कि इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए अपने को तीन काम करने पड़ते हैं ऑर्डर में, रिफ्लेक्सिव प्रूव करो, सिमेट्रिक प्रूव करो, ट्रांजिटिव प्रूव करो, ठीक। तो देखो मैं आपको ना इसको क्वेश्चन को ओरली कर सकता हूं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव मैं आपको यही प्रूव कर दूंगा अभी, ऐसे कैसे प्रूव कर दूंगा, सुनो कैसे। सबसे पहले आपको एक बात जाननी है, मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन वीडियो समझाई थी ना पार्ट 2 वाली, तो बहुत अच्छी तरह मैंने आपको रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक के बारे में बताया था कि जब भी आपको किसी भी क्या कहते हैं रिलेशन को रिफ्लेक्सिव चेक करना है या प्रूव करना है तो आपको पहले सेट के अंदर जाना है, और सेट ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। सेट ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिफ्लेक्सिव के लिए पहले आपको सेट के अंदर जाना है और सेट के अंदर के हर एलिमेंट को अपने आप से चेक करना है, अपने आप से इटसेल्फ, ठीक है। सिमेट्रिक में बताया था, सिमेट्रिक में आपको रिलेशन में नहीं जाना, सिमेट्रिक में आपको सिमेट्रिक में आपको सेट में नहीं जाना, सिमेट्रिक के लिए आपको डायरेक्ट रिलेशन में आना है, और जितने भी ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में हैं उनके उल्टे भी वहां पे होने चाहिए तो सिमेट्रिक हो। सबको समझाया था। ऐसे ट्रांजिटिव में भी आपको सेट में नहीं जाना, सिर्फ रिलेशन में जाना है, और दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे देखने हैं कि T1 T2 से रिलेटेड हो, T2 T3 से रिलेटेड हो, और ऐसा होने पर T1 T3 से रिलेटेड हो। पूरी डिटेल मैंने आपको पार्ट 2 में अच्छी तरह समझाई थी। जिन बच्चों ने वीडियो देख ली है उनको बातें समझ में आ रही होंगी, जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज यार जाकर देख लो एक बार, ठीक है। चलो जी, तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे, और फिर फाइनली बोल देंगे कि हाँ ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। दूसरी प्रॉब्लम बच्चों को जो आती है कि क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अच्छा एक बात तो रह गई, मैं इसको जो अभी डायरेक्ट प्रूव करने वाला था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, पहले डायरेक्ट प्रूव कर लो। रिफ्लेक्सिव के लिए भैया ये बता दो रिलेशन क्या है, रिलेशन क्या है यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंस होना। रिलेशन क्या है, सर्वांगसम, हिंदी बोलते हैं सर्वांगसम, कोई बच्चे अगर हिंदी मीडियम वाले बोर्ड के हैं तो सर्वांगसम बोलते हैं, ठीक भैया। तो दो ट्रायंगल सर्वांगसम, ये बताओ मुझे क्या हर ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता है क्या। कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल इन ईच मैनर, शेप एंड साइज आर इक्वल, सब कुछ इक्वल होना चाहिए तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट्स बोलते हैं। तो हर ट्रायंगल, मान लो ये ट्रायंगल है T1 है, तो हर ट्रायंगल भाई अपने आप को तो कॉन्ग्रुएंट होता ही है। जैसा ट्रायंगल है, मैं ट्रायंगल हूं तो मैं अपने आप के जैसा तो हुई, ये ट्रायंगल है तो ये अपने आप के जैसे तो है, तो हर ट्रायंगल अपने आप के सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट, हर चीज में इक्वल, शेप एंड साइज एंड वेट में हर तरह से कैसा होता है, तो हर ट्रायंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मतलब T1 भी अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होगा, T2 भी अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होगा, T3 भी अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होगा, जितने भी एलिमेंट इस सेट के अंदर है सब अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब सेट रिफ्लेक्सिव तो आपका हो गया। क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए हर मेंबर का अपने आप से रिलेटेड होना जरूरी है। चलो जी, सिमेट्रिक देखते हैं। अगर ट्रायंगल T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के, तो फिर तो हम ये भी कह सकते हैं ऑब्वियस सी बात है कि T2 भी T1 कॉन्ग्रुएंट है। अगर T1 बिल्कुल T2 जैसा है हर चीज में, तो T2 तो फिर T1 के जैसा ही हुआ ना हर चीज में। चलो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव, अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और साथ साथ T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, जैसा T1 है बिल्कुल सेम वैसा T2 है, कॉन्ग्रुएंट मतलब ये तो होता है, और जैसा T2 है सेम वैसा T3 है, तो इन दोनों को क्या कहोगे आप, ये भी तो कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएंगे ना। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, ऐसे अगर देखा जाए तो मैंने प्रूव कर दिया कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो मतलब ये इक्विवेलेंस है। मगर इस बात को हम लिखें कैसे, कई बच्चों को दिक्कत आती है लिखें कैसे, कई मेरे पास कमेंट आते हैं, कई बार बच्चे पूछते हैं लिखेंगे कैसे, कैसे इस बात को एक्सप्रेस करके दिखाएंगे, ठीक। वो बात भी सही है, नंबर तो हमको लिखने में मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको डालना है हेडिंग रिफ्लेक्सिव। इसी तरह आपको अपने नोटबुक में और एग्जाम में करना है क्वेश्चन अगर आएगा तो, और क्वेश्चन इसका आता है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए 99.99% क्वेश्चन आता है, और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। सीबीएसई परीक्षा नंबर का आता था, अब 5 का आने लगा, और किसी बोर्ड में पता नहीं मुझे कितना नंबर का आता होगा। तो रिफ्लेक्सिव क्या करना है, हमने मान लिया लेट
T1, लेट T1 बिलोंग किससे कर रहा है, सेट T से। T1 कोई ट्राइंगल है जो बिलोंग किससे कर रहा है, सेट T से। सो छोड़ो, देन T1 और T1 बिलोंग करेगा क्या, बिल्कुल करेगा। क्यों, क्योंकि ऑल ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ, क्योंकि सभी ट्राइंगल अपने आप के कॉन्ग्रुएंट तो होते ही हैं। तो मतलब कहना क्या होगा कि T1 रिलेटेड किससे होगा, T1 से, फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू सेट T के लिए हर T1 अपने आप से रिलेटेड होगा। और फॉर ऑल ये बात किसके लिए लागू होगी, जितने भी T1 बिलोंग करेंगे T के अंदर। तो T मतलब सेट। तो T1 इसको हटाओ यहाँ से, बस डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं लेट T1 बिलोंग कर रहा है T में। T1 कोई ट्राइंगल है जो बिलोंग कर रहा है सेट T के अंदर, और क्योंकि वो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, अपने आप के होते हैं सब कुछ, तो T1 रिलेटेड किससे होगा, T1 के। मतलब हमको ऑर्डर्ड पेयर T1 R के अंदर मिलेगा। और ऐसा फॉर ऑल, सभी के लिए जो भी बिलोंग कर रहे हैं T के अंदर, फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू, मतलब जितने भी T1 T में है, T2 भी है, T3 भी है, सब आ गया इसके अंदर, मतलब हर आदमी अपने आप से यहाँ पर रिलेटेड है। सो वी कैन से दैट सो R इज रिफ्लेक्सिव। तो इस तरह से हम चीजों को लिखेंगे, R इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सिमेट्रिक, पहले बात क्या था, हम लोग हेडिंग डालेंगे इस तरीके से। सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या होगा, हमने माना लेट T1 T2 बिलोंग कर रहा है R से। T1 T2 बिलोंग किससे कर रहा है, R से, मतलब T1 T2 से रिलेटेड है। अगर T1 T2 से रिलेटेड है, देखो T1 T2 बिलोंग्स टू R का मतलब क्या होता है, T1 T2 से रिलेटेड है, रिलेटेड मतलब कॉन्ग्रुएंट है। तो इंप्लाइज दैट हम क्या कहेंगे कि T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के साथ, क्योंकि ऑर्डर पेयर T1 T2 R में है, तो T1 किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, T2 के साथ। और अगर T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट है तो इसका उल्टा भी तो ट्रू होगा ना भैया, तो T2 भी तो T1 के साथ कॉन्ग्रुएंट ही माना जाएगा या कुछ और माना जाएगा। तो क्योंकि जब ऑर्डर पेयर T1 T2 बिलोंग कर रहा था R में, तो T1 T2 से कॉन्ग्रुएंट हुआ, हमने इसको उल्टा करके लिख दिया, इंप्लाइज दैट T2 कॉन्ग्रुएंट T1, दैट इज T2 T1 भी बिलोंग करेगा R में, दैट इज T2 T1 भी बिलोंग करेगा R में। तो क्योंकि T1 T2 बिलोंग कर रहा है R में और T2 T1 भी बिलोंग कर रहा है R में, फॉर ऑल T1 T2 बिलोंग्स टू R के लिए, इस तरह के जितने भी ऑर्डर पेयर R A में होंगे उन सभी के लिए ये बात वैलिड है, A के लिए, और सॉरी T के लिए, ठीक। सो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक भी होगा। सो R इज सिमेट्रिक। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि R इज सिमेट्रिक। अब बात करते हैं किसकी, ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में हमने माना लेट एक T1 और T2 बिलोंग कर रहा है R में, मतलब T1 T2 के साथ रिलेटेड है, और आल्सो T2 T3 भी बिलोंग कर रहा है R में, मतलब T2 भी T3 के साथ रिलेटेड है। क्योंकि T1 T2 आपस में रिलेटेड है, मतलब T1 कॉन्ग्रुएंट होगा T2 के साथ, और ऐसे ही T2 T3 भी रिलेटेड है, तो T2 कॉन्ग्रुएंट होगा T3 के साथ। रिलेटेड होने का मतलब कॉन्ग्रुएंट होना। अब T1 T2 कॉन्ग्रुएंट है, सुनो मेरी बात, T2 T3 कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों भी T1 T2 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, T2 T3 के साथ कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या T1 T3 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, क्या T1 T3 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, बिल्कुल होगा। समझ में आएगी बात आपको ये वाली। तो जब T1 T3 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम क्या बोलेंगे भाई, अगर T1 T3 के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम क्या बोलेंगे, सो हम बोलेंगे कि T1 T3 बिलोंग किस में कर रहा है, R में, मतलब T1 T3 भी आपस में क्या है, रिलेटेड है। तो T1 T2 रिलेटेड है, T2 T3 रिलेटेड है, हमने ला दिया T1 T3 भी रिलेटेड है। सो R इज ट्रांजिटिव, सो R इज ट्रांजिटिव। तो R यहां पर ट्रांजिटिव भी होगा। तो जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी आ जाए, सिमेट्रिक भी आ जाए, ट्रांजिटिव भी आ जाए, तो हम बोलेंगे 10 अतः क्या बोलेंगे हम, इक्विवेलेंस। सो रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो रिलेशन R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन का आंसर प्रूफ हमने कर दिया। तो इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए इस तरह आपको क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा देखो बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल सा लगता है कई बार, लेकिन आपको आदत डालनी पड़ेगी और डल भी जाएगी, ठीक। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कुछ चीजों को आपको डिटेल में समझाऊं और थोड़ा स्पीड को कम रखूं। जैसे जैसे आपको अच्छा लगने लगेगा टॉपिक, वैसे वैसे मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा,
बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि एक्सरसाइज में तो बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर मैं धीरे धीरे करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, कई पार्ट बनेंगे फिर, ठीक है। तो तुरंत नोट करेंगे इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, समझ में आएगा आपको, बहुत अच्छी समझ में आएगा। कह रहा है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन। जिस तरह के अभी अभी एक सेट के अंदर दुनिया भर के ट्रायंगल्स थे ना, ऑल ट्रायंगल इन प्लेन, अब कह रहा है इस सेट के अंदर, एल सेट के अंदर सारी दुनिया की लाइंस हैं, ऑल लाइंस, जितनी भी लाइंस हैं, टेढ़ी मेढ़ी तिरछी आड़ी पाड़ी कैसी भी लाइन है, उन सब का सेट कौन है, एल है। ऐसा क्वेश्चन हम एक एक्सरसाइज में भी करेंगे वैसे, ऐसा क्वेश्चन, ठीक। और कह रहा है कि रिलेशन क्या है उसके ऊपर, L1 L2, रिलेशन बोल रहा है कि ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन एल आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर L1 L2 सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो आपको जरा थोड़ा सा पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर का एक सिंबल होता है मैथ के अंदर, परपेंडिकुलर का एक सिंबल होता है उल्टा टी। तो अगर मैंने लिखा L1 उल्टा टी L2, L1 उल्टा टी L2, तो पढ़ते हैं L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इस तरह से पढ़ते हैं, ठीक। तो लैंग्वेज से बचने के लिए मैंने इसको लिख दिया क्योंकि लैंग्वेज हमको पहले यहाँ पे बहुत सारी लिखनी पड़ेगी। तो L1 परपेंडिकुलर टू L2 का मतलब समझ में आ गया। इस रिलेशन को कह रहा है कि प्रूव करो आर इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक तो ये है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नो ट्रांजिटिव, तो ये तो ऑब्वियस बात है, बस हमको करना है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर दिया है रिलेशन, रिलेशन क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर होना। तो मेरे भाई एक बात बता दो, रिलेशन क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर होना। क्या हर लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर होती है क्या? ये लाइन अपने आप परपेंडिकुलर कब होती है, जब दो लाइंस के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, देन वी कैन से दैट, तब हम कहेंगे कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो इस लाइन का अपने आप के साथ एंगल 90 डिग्री है क्या? नहीं, 0 डिग्री का है। तो मतलब क्योंकि हर लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती, यानी कि हर लाइन का जो सेट के अंदर जो लाइंस होंगी ना, कौन होंगी, L1 L2 L3, सेट के अंदर जो लाइंस होंगी L1 L2 L3, ये सभी लाइन अपने आप से रिलेटेड नहीं है, यानी कि अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं है, तो दिस नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात करते हैं, अगर एक लाइन L1 दूसरी लाइन L2 के साथ परपेंडिकुलर है, तो भाई दूसरी लाइन भी तो पहले के साथ परपेंडिकुलर होगी। अगर L1 और L2 के बीच का एंगल 90 है तो L2 और L1 के बीच का एंगल 90 माना जाएगा, तो सिमेट्रिक हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये एंगल 90 का है, ये चेक कर रहा हूं मैं, ट्रांजिटिव। और अब ये L2 L3 के परपेंडिकुलर है, ये L2 L3 के परपेंडिकुलर है, ये जो L2 है, ये जो L2 है लाइन, ये L3 परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 L3 परपेंडिकुलर है? नहीं, ये तो पैरेलल है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होगा। तो ये बात मैंने आपको फिगर में समझा दी है। अब इसको हम थोड़ा सा रिटर्न में प्रूव करेंगे, ठीक है। तो रिटर्न में इसको हम लोग प्रूव करेंगे। फिगर मैंने आपको समझा दी है कि क्योंकि हर लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती, छोड़ो, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर एक लाइन दूसरे परपेंडिकुलर है तो दूसरी पहली परपेंडिकुलर है, सिमेट्रिक होगा। पहली लाइन दूसरे की परपेंडिकुलर है और दूसरी तीसरी परपेंडिकुलर अगर है तो L1 L3 तो आपस में पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर नहीं होंगी। तो अब देखते हैं इसको राइटिंग में कैसे इसको लिख के प्रूव करेंगे चीजों को, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव के ऊपर। रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव में हमने कहा लेट कोई एलिमेंट L1 जो कि बिलोंग करता है सेट L के अंदर, L1 बिलोंग कर रहा है L में, तो हमको साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि एनी लाइन, क्योंकि एनी लाइन not be perpendicular, any line any line cannot any line cannot be any line cannot be perpendicular, any line cannot be perpendicular to itself। कोई लाइन अपने आप के साथ परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसलिए L1 ऑर्डर्ड पेयर L1 यानी कि L1 L1 से रिलेटेड नहीं होगी। और ये बात हर लाइन के लिए वैलिड है, एक के लिए होगी तो भी रिफ्लेक्सिव फेल हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि पहले ही ऑर्डर पेयर ठीक नहीं बैठ रहा तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हमको दिखाई दे रहा है कि कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं होती। तो हम क्या बोलेंगे, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो सिमेट्रिक की जांच करते हैं, सिमेट्रिक की जांच करेंगे। सिमेट्रिक के लिए अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है, हमने माना
कि लेट ऑर्डर्ड पेयर L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में। अगर L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अगर L1 L2 रिलेटेड है यानी कि L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में तो L1 परपेंडिकुलर है L2 के साथ, और इसका मतलब उल्टा भी लिख दो उसको आप उठा करके फिर। तो अगर L1 L2 परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर है, और अगर L2 L1 के परपेंडिकुलर है तो हम कहेंगे कि L2 L1 से रिलेटेड है, यानी कि L2 L1 बिलोंग करेगा R में, और ऐसा इन सभी के लिए होगा। L1 L2 बिलोंग्स टू A के लिए, वो L के लिए जितने भी एलिमेंट्स L में है। तो अगर L1 L2 R में है तो हमने ला दिया L2 L1 भी R में है, यानी कि अगर L1 L2 से रिलेटेड है तो L2 भी L1 से रिलेटेड है, तो हम बोलेंगे कि रिलेशन R इज सिमेट्रिक। रिलेशन R इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव देखते हैं भाई इधर, ट्रांजिटिव 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 जांच करते हैं। तो लेट L1 L2 belongs to R and L2 L3 belongs to R। हमने कहा कि L1 L2 से रिलेटेड है और L2 L3 से रिलेटेड है, मतलब हमने कहा कि L1 परपेंडिकुलर है L2 से एंड L2 परपेंडिकुलर है L3 से। और अभी हमने फिगर बना के इस चीज को फील भी किया था कि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L3 के परपेंडिकुलर है तो L1 नॉट बी परपेंडिकुलर, L1 नॉट बी L1 नॉट L2 नॉट बी परपेंडिकुलर, नॉट बी परपेंडिकुलर टू L3। तो L1 L3 परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, मतलब L1 ऑर्डर पेयर L1 L3 ऑर्डर पेयर बिलोंग नहीं करेगा R में। तो L1 L2 R में है, L2 L3 भी R में है, तो L1 L3 R में नहीं होंगे। सो R इज नॉट ट्रांजिटिव, R इज नॉट ट्रांजिटिव। यही हमको यहाँ पर प्रूव करनी थी कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, बट सिमेट्रिक है, ये प्रूव कर दिया। इसको तुरंत नोट करेंगे। क्वेश्चन को चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट 4 है, सो दैट द रिलेशन R इन द सेट 1 2 3। सेट को मैंने A मान लिया, A इज इक्वल टू 1 2 3 गिवन बाई R। एक रिलेशन R है 1 1 2 2 3 3 1 2 3, तो प्रूव करो कि रिफ्लेक्सिव है बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो यार ऐसे तो हमने बहुत क्वेश्चन किए थे, जब मैंने आपको पार्ट 2 समझाया था ना इंट्रोडक्शन वीडियो, बहुत क्वेश्चन हमने किए थे। मैंने भी अपने एग्जांपल में बार बार A को ही लिया था। तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है इसका। तो रिफ्लेक्सिव क्या बताया था कि ए का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड जरूर होना चाहिए, अदर से हो या ना हो, सबको बातें मैंने आपको बताई हुई है, अदर से हो या ना हो मगर अपने आप से जरूर हो। तो क्या है, क्या ऐसा? यस, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। तो क्योंकि क्या लिखेंगे, क्योंकि 1 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 2 एंड 3 रिलेटेड टू 3। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर में 1 1 बिलोंग्स टू R, 2 2 बिलोंग्स टू R, 3 3 बिलोंग्स टू R, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स इन सेट A belongs to itself, so this is reflexive relation, so it is reflexive, so R is reflexive, so R is क्या होगा, reflexive। नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या बताया था कि आपको पहले डायरेक्ट रिलेशन में ही जाना है। रिफ्लेक्सिव में हम लोग क्या करते हैं, सेट में जाते हैं पहले, ये बात ध्यान रखना, बहुत से बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए पहले आपको जाना है सेट के अंदर और सेट से एक एक एलिमेंट को चेक करना है कि क्या उसका डबलेट मौजूद है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। यस, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। लेकिन सिमेट्रिक में आपको सेट में नहीं जाना, सिमेट्रिक में आपको डायरेक्ट रिलेशन में ही जाना है और हर ऑर्डर पेयर का उल्टा चेक करना है। 1 1 का उल्टा 1 1 बिल्कुल है, 2 2 का उल्टा 2 2 बिल्कुल है, 3 3 का उल्टा 3 3 बिल्कुल है, 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है। तो क्योंकि हम कहेंगे 1 इज रिलेटेड टू 2, 1 इज रिलेटेड टू 2 बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1, या इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 2 बिलोंग कर रहा है R में बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा है R में, सो इट इज, यार R लिखो ना, सो R इज नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। चलो जी ठीक। अरे यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, वैसे मैंने आपको ये बात समझाई थी पार्ट 2 जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था आपको, मैंने बात समझाई थी, दोबारा बता रहा हूँ एक बार। तो वो सिमेट्रिक चेक करते वक्त मैंने अभी क्या किया, मैंने क्या किया था, जरा पीछे जाना कि सेकंड, मैंने किया था 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 का उल्टा 2 2 है, 3 3 का उल्टा 3 3 है। मत क्या करो अक्सर, मैं भी नहीं करूंगा, ये मैंने जान कुछ ही किया था। वैसे आपको कभी भी डबलेट्स के बारे में कुछ चेक ही नहीं करना, कुछ नहीं चेक करना, डबलेट्स होते ही हैं,
डबलेट्स रिफ्लेक्सिव भी होते हैं, रिवर्स तो होंगे, सिमेट्रिक भी होते हैं और मतलब ट्रांजिटिव भी होते हैं। ये सब बात मैंने आपको डिटेल में समझाई हुई है। तो मैंने यहाँ पर आपको जानबूझ के दिखाया था कि मैं डबलेट्स को चेक कर रहा हूँ, तो आपको डबलेट्स कभी चेक नहीं करने, डबलेट्स कभी चेक नहीं करने। डबलेट्स इक्विवेलेंस होते हैं, डबलेट्स रिफ्लेक्सिव भी होंगे, सिमेट्रिक भी होंगे, ट्रांजिटिव भी होते हैं। जो डबलेट्स नहीं है तो उनको आप चेक कर लिया करो, ठीक है। ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में कह रहा है कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग कर रहा है, तो ए सी को चेक करेंगे कि ए सी बिलोंग कर रहा है क्या आर में। ये बात यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रही है, बिल्कुल क्लियर दिख रही है ये बात कि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में। ए बी है आर के अंदर, बी सी भी है आर के अंदर, बट ए सी दैट इज 1 3 नहीं बिलोंग करता है आर में। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक। तो इजी क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तुरंत नोट करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल है ना आपकी बुक में, वो एग्जांपल 5 है। देखो मैंने सामने बोर्ड पर एग्जांपल 5 नहीं लिखा, सिर्फ एग्जांपल लिखा है, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल 5 से बात भी कराऊंगा। हाँ है ये कुछ कुछ एग्जांपल के जैसा ही, 5 जैसा ही। एग्जांपल 5 को भी पढ़ेंगे एक बार, इसको भी पढ़ेंगे। क्या है कि सो दैट रिलेशन आर इन द सेट जेड। इसका सेट जेड ऑफ इंटीजर से, सेट ऑफ इंटीजर मतलब दुनिया के सारे इंटीजर, 0 +-1 +-2 सब इंटीजर्स। मैंने थोड़ा सा सेट को छोटा कर दिया, मैंने सिर्फ इसको 1 से लेकर 9 तक के नंबर रखे, और एक काम करो जेड हटाओ, इसको नाम दे देते हैं एक नया नाम ए। इज गिवन बाई, रिलेशन वो ये जो एग्जांपल 5 में दिया हुआ है, प्रूव करना है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो मैंने बस क्वेश्चन एग्जांपल 5 की लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज किया, एग्जांपल 5 में थोड़ा चेंज किया, और एक नया एग्जांपल आपको सामने पेश किया। क्या चेंज किया मैंने? रिलेशन वही रखा, सेट को मैंने थोड़ा सा छोटा करके 9 तक की संख्या ले ली है। क्योंकि जो बात मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ ना, वो बात मैं आपको अच्छी तरह से उस एग्जाम्पल में समझा नहीं पाऊंगा। मतलब मैं समझा दूंगा, आप नहीं समझ पाओगे, ये बोलो, क्योंकि सेट ऑफ जेड होता है इनफाइनाइट सेट। हाँ, इसके बाद जब मैं आपको एग्जाम्पल 5 कराऊंगा, तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा चीजों को। तो एक्चुअली मुझे आपको यहाँ पर समझानी है इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस रिलेशन तो मैं उसको प्रूव करूंगा ही अभी, फिर मैं आपको इक्विवेलेंस क्लास भी समझाऊंगा। तो इक्विवेलेंस क्लास को अच्छे से समझाने के लिए मुझको ये करना पड़ा कि मैंने फाइनाइट सेट लिया। इसके बाद हम फिर से एग्जांपल 5 दोबारा करेंगे एक बार और, जो दिया हुआ है बुक में, उसमें फिर हम इक्विवेलेंस क्लास को अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले इस एग्जांपल को समझते हैं एक बार। ये मेरे सबसे नया एग्जांपल है आपके लिए, और इसको पहले इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे। इक्विवेलेंस प्रूव करने के बाद ही मैं बताऊंगा आपको कि इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। तो रिलेशन क्या रहा है कि इन सेट ए, जिसके अंदर एक से नौ तक की संख्या लिखी हुई है, इज गिवन बाय रिलेशन आर ऑर्डर्ड पेयर ए बी। आर के अंदर वो ऑर्डर्ड पेयर ए बी होगा सच दैट कि जिसका डिफरेंस ए और बी का डिफरेंस डिवाइड्स 2, 2 से डिवाइड हो जाए। मान लो मैंने यहां से ये वाला ऑर्डर पेयर बनाया, तो क्या ये आर में होगा? नहीं होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस 3 है, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 1 और 5 को लूंगा, हाँ, तो ये आर में बिलोंग बिल्कुल करेगा, क्योंकि इनका डिफरेंस 4 है, जो कि 2 से डिवाइड है। तो जिन दो नंबर्स का डिफरेंस 2 से डिवाइड होगा, वो आर में होगा। नहीं डिवाइड है तो नहीं होगा। ये यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है। तो पहले प्रूव करते हैं, आइए इस रिलेशन को, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद चीजों को आगे समझेंगे। चलो जी स्टार्ट करते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले हमको करना होता है रिफ्लेक्सिव प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव। हमने माना लेट कोई एलिमेंट है सेट ए का, सेट ए के हर एलिमेंट को अपने आप चेक करना है, अपने आप से। सेट ए के हर एलिमेंट को अपने आप से रिलेटेड होना जरूरी है रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो अगर मैं 1 लू, मान लो, तो 1 1 से रिलेटेड होगा क्या? हाँ होगा, क्योंकि 1 और 1 का डिफरेंस 0 है, जो कि 2 से डिवाइड होता है। अगर मैं 2 और 2 को लूं, तो क्या 2 2 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। इस तरह आप 9 4 5 6 7 8 9 सबको चेक करना, तो 2 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा, 5 5 भी होगा, 9 तक के सभी का डिफरेंस 0 ही होगा ना अपने आप के साथ। तो वो 0 डिवाइड्स हो जाता है 2 से, तो हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है इस रिलेशन के द्वारा। तो क्या लिखेंगे? लेट कोई एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है ए से, देन हमने अभी ऑब्जर्व किया है कि a माइनस ए ऑलवेज 0, विच इज डिवाइड्स बाय 2, विच डिवाइड्स बाय 2। तो a से a का डिफरेंस 0 आया,
विच डिवाइड्स टू, और ये बात फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए ट्रू है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए, जितने भी ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं सबके लिए ये बात ट्रू हो रही है। तो क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग करेगा रिलेशन आर से, ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग करेगा रिलेशन आर से फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सो आर इज क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर को हमने यहां पर रिफ्लेक्सिव तो प्रूव कर दिया। अब बात करते हैं आर की सिमेट्री के बारे में। सिमेट्रिक देखते हैं आर को, सिमेट्रिक। लेट ए भी बिलोंग कर रहा है आर में। देखो चीजों को ना जनरल में क्या करूं, मैं चाहूं तुम्हारे एक पेड़ उठा सकता हूं कि 1-4 या 1-5 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 4-1 बिलोंग करेगा, लेकिन उस पर आपको नंबर शायद ना मिलेंगे, और तरीका भी गलत होता है। आपको जनरल में प्रूव करना है लेट ए भी बिलोंग कर रहा है आर में। अब यहां से कोई ए भी ऐसा चुनो जो बिलोंग करता हो आर में। देखो सिमेट्रिकली बहुत बच्चे गलती कर देते हैं। सिमेट्रिक क्या है, पहला आपको चूज ही ऐसा करना है जो उस कंडीशन को सेट से कर रहा हो, पहला। अब फिर उसका उल्टा चेक करना है। बच्चे पता क्या गलती करते हैं अक्सर, कि रैंडमली कुछ भी ले लेंगे कि सर हमने तो 1-8 लिया था, हमारा तो ये नहीं बिलोंग कर रहा था आर में, तो हम सिमेट्रिक को आगे चेक करेंगे क्योंकि ये नहीं कर रहा, और इसके आधार पर बच्चे लिख के आ जाएंगे कि सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक ये नहीं बोलता कि हर एलिमेंट को लेकर बनाओ, नहीं। सिमेट्रिक ये कहता है कि आपको पहले एक ऑर्डर पेयर खुद चूज करना है, खुद लो जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो। पहले लेना खुद ऐसा ही है जो इस कंडीशन को फुलफिल करता हो, उसका उल्टा चेक करना है। ऐसे नहीं कुछ भी उठा के भर दिया बस। सिमेट्रिक के लिए और ट्रांजिटिव के लिए भी ऐसे करते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए हर एक को चेक करते हैं, ठीक है। तो एक ऑर्डर पर यहां से आप ऐसा ले लो जो आपकी बात को संतुष्ट कर रहा हो, बिल्कुल कर रहा है, 1-9 कर रहा है। 1-9 का डिफरेंस कितना होता है, 8। देखो जब हम चलो छोड़ो, 1 - 9 कितना आएगा, -8, जो कि 2 से डिवाइड हो जाता है, पूरा पूरा हो जाता है ना, तो बिलोंग करेगा आर में। तो ये चेक करो कि इसका उल्टा भी करेगा क्या। हाँ, इसका उल्टा भी जरूर करेगा, इसका उल्टा भी जरूर बिलोंग करेगा आर में, क्योंकि ये भी डिवाइड होता है 2 से। तो अगर ए रिलेटेड बी से है तो पक्का है बी भी रिलेटेड ए से जरूर होगा, ठीक है। अगर ए रिलेटेड बी से है तो लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो हम क्या बोलेंगे कि ए माइनस बी डिवाइड्स बाई 2। तो हम क्या बोलेंगे, ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कि ए अगर रिलेटेड है बी से, तो मतलब क्या है, ए और बी का डिफरेंस ए माइनस बी डिवाइड किससे हो जाएगा, 2 से। और अगर ए माइनस बी डिवाइड है 2 से, तो ये पक्का है, अभी चेक करके दिखाया मैंने आपको, कि बी माइनस ए बी डिवाइड होगा 2 से। ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 है, तो बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 2 होगा, ठीक। और अगर बी माइनस ए डिवाइड 2 से हो जाएगा, तो हम क्या बोल सकते हैं इस बात को, कि बी ए बिलोंग करेगा आर में, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग करेगा आर में, बी रिलेटेड होगा आर से, तो हम बोलेंगे आर इज सिमेट्रिक। तो हम क्या बोल देंगे बात को, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। आर को हम क्या बोल देंगे, सिमेट्रिक। तो सिर्फ इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से करना है, सिंपल। आपको एग्जांपल लेके दिखाने, देखो एग्जांपल भी हम देंगे। कुछ बच्चों को ये भी दिक्कत आती है कि सर किसी क्वेश्चन में तो आपने एग्जांपल दिया, किसी में नहीं दिया। देखो मैं आपको बात बताना चाह रहा हूं, ठीक है। अगर आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नोट प्रूव करने हैं, मान लो क्वेश्चन में ये कहा कि प्रूव करो कि रिलेशन नोट रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन नोट सिमेट्रिक है, रिलेशन नोट ट्रांजिटिव है, तब तो आप एक एग्जांपल दे दो, तब तो आप एक एग्जांपल ऐसा दे दो जो इस बात का फेवर करता हो, इस बात का फेवर करता हो, इस बात का फेवर करता हो, तो आपका काम चलेगा। लेकिन जब आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है, तो आप एग्जांपल भी दे सकते हैं कि सर आपने केवल एक एग्जांपल दे दिया कि सर ये एग्जांपल तो सिमेट्रिक का टेस्ट पास कर गया था, तो पूरा रिलेशन सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं। अगर प्रूव करना था फिर तो आपको हर एक ऑर्डर पेयर को करना पड़ता है। समझ आ रही क्या बात। अगर आपको ये प्रूव करना है कि रिलेशन नोट रिफ्लेक्सिव है, नोट सिमेट्रिक है, नोट ट्रांजिटिव है, तब तो एग्जांपल दे दो आप ऐसा, तो काम बन जाएगा आपका। क्योंकि अगर एक ही एक ही टेस्ट को फेल कर गया तो पूरा रिलेशन फेल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है, ट्रांजिटिव प्रूव करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो आपको एक एग्जांपल देके काम नहीं चलने वाला, फिर तो आपको जनरल में चीज प्रूव करनी पड़ेगी, जनरल में, ठीक। हाँ, आप अपने संतुष्टि के लिए रफ चेक जरूर कर सकते हो। चलो, तो ट्रांजिटिव में भी हम, अगर मैं, अच्छा ट्रांजिटिव में भी बच्चे वही गलती करते हैं, आपको पहले ए बी और बी सी चूज ही ऐसे करने हैं, आपको ए बी और बी सी चूज ही ऐसे करने हैं
जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो पहले। तो पहले आप एक एबी को चुनो, मैंने उस एबी को चुना 1 और 3 बिलोंग कर रहा है क्या आर में? हाँ कर रहा है, क्योंकि 1 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अब 3 से ही शुरू होने वाला एक और चुनो, मैंने ले लिया 3 और 7, ये भी बिलोंग कर रहा है देखो आर में, ए बी, और ये बी है ना, तो बी सी। तो ये आपको पहले खुद लेने हैं, ये वाले ये खुद लेने हैं अपने आप से। ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है। अब चेक करना है कि ए सी बिलोंग करेगा क्या? 1 7 क्या 1 7 इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहा है? कर रहा है, तो बिलोंग करेगा आर में। ठीक, तो और अब आपको इसकी फीलिंग आ जानी चाहिए कि क्या ऐसा हर एक के लिए होगा। हमने चेक तो हमने बात तो वही होगी ना जो मैंने अभी समझाई थी, चेक हमने दो कोई किया है, क्या पता किसी और के ना होता हो। तो लेकिन हाँ इतनी फीलिंग देखो आपको आ जानी चाहिए, आप क्लास 11 में पढ़ रहे हो कि अगर ए माइनस बी बिलोंग करेगा, ए माइनस बी 2 से डिवाइड होगा और बी माइनस सी भी 2 से डिवाइड होगा, तो पक्का है ए माइनस सी भी 2 से डिवाइड होगा। तो चीजों को आपको जनरल में लिख के दिखाना है, एबीसी में या फिर एक्स वाई जेड में। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव में हमने कहा लेट ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, यानी कि ए बी से रिलेटेड है, बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी से रिलेटेड है। तो इसका मतलब पता क्या है कि ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 होगा, ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, एंड बी सी बिलोंग्स टू अगर आ रहा है तो बी माइनस सी भी डिवाइड बाई 2 होगा, बी माइनस सी भी क्या होगा? डिवाइड बाई 2 होगा। होगा कि नहीं? ए माइनस बी डिवाइड्स बाई 2 एंड बी माइनस सी डिवाइड्स बाई 2। अब सुनो, हम कह रहे हैं कि ये कोई नंबर है भाई, ए में से बी जाके कोई नंबर तो बचेगा, ए में से बी जाकर कोई नंबर तो बचेगा। मान लो ए में से बी जाके बचता है 8, क्योंकि डिवाइड बाई 2 कहा ना, तो 8 लेंगे हम। बी माइनस सी भी डिवाइड बाई 2 है, तो मान लो वो है 16, तो ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, बी माइनस सी डिवाइड बाई 2। तो क्या इन दोनों का सम भी डिवाइड बाई 2 होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, इन दोनों का सम भी डिवाइड बाई 2 होगा। तो क्या लिखेंगे? इन प्लस कर दो आपस में, ए माइनस बी पहला प्लस बी माइनस सी दूसरा, इन दोनों का सम आल्सो डिवाइड बाई 2, आल्सो डिवाइड बाई 2। और देखो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा इधर? इधर बचा ए माइनस सी डिवाइड बाई 2। इधर क्या बचा? ए माइनस सी डिवाइड बाई 2। और ए माइनस सी अगर डिवाइड बाई 2 आ गया तो हम इस बात को ऑर्डर पेयर की भाषा में कैसे लिख के दिखा देंगे? तुरंत हम लिख के दिखा देंगे कि ए सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ए माइनस सी भी डिवाइड बाई 2 हो गया, रिलेशन ये तो है। तो ए सी बिलोंग्स टू आर मतलब ए रिलेटेड टू सी। तो हमने यहां पर ला के दिखा दिया कि ए बी बिलोंग कर रहा था आर में, बी सी भी बिलोंग कर रहा था आर में, और इंप्लाइज दैट ए सी भी बिलोंग कर रहा है आर में। सो आर इज ट्रांजिटिव। तो आर इज कितना होगा? ट्रांजिटिव। और अगर आर ट्रांजिटिव है, दस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आर कैसा होगा? आर होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैंने पहले अभी इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर दिया। अभी आप इतनी जानकारी को नोट करेंगे, फिर मैं आपको समझाता हूं इक्विवेलेंस क्लास। तो अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। तो ये मैंने क्वेश्चन प्रूव कराया आपको 1 से लेकर 9 तक के सेट में, ठीक है। यही सब जो का तू जो एग्जांपल 5 है उसका जो हम इक्विवेलेंस प्रूव करेंगे वो भी सेम यही प्रूव कर देंगे, ठीक है। क्योंकि देखो जो काम हमने 1 से लेकर 9 तक के लिए किया है, जो काम हमने अभी 1 से लेकर 9 तक के लिए किया है, यही सेम काम, यही जो का तो सेम काम हम जो हमारे एग्जांपल 5 है वो क्या लिखा हुआ है? जेड। तो जब यहाँ पर सेट जेड हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, तब तो चीजें यही रहेंगी ना, लेट ए बिलोंग्स टू ए, देन ए माइनस ए इज इक्वल टू 0। भाई जो चीज 1 से 9 तक के लिए चेक की थी वो आप हर इंटीजर के लिए चेक करो ना, हर इंटीजर का खुद के साथ डिफरेंस 0 ही आएगा, और वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। तो मतलब वो क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही अगर दो इंटीजर a माइनस बी डिवाइड बाई 2 है तो उन होगा उल्टा, b माइनस सी भी डिवाइड बाई 2 होगा, तो कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक। और ट्रांजिटिव में क्या होगा? बिल्कुल ऐसी इसको हम ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। वैसे मैं इसको आपको प्रूव कराऊंगा अभी, फिलहाल मैं इसको शुरू करते हैं आगे। तो अब इस एग्जाम्पल में थोड़ा सा बात करेंगे हम इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। अभी मैंने जो आपको बातें समझाई थी वो सब ये मैंने इसको भी सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करा। तो देखो अगर कोई क्वेश्चन, मतलब कि अगर कोई सेट और उस सेट पर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन ना आपके इस सेट को कुछ हिस्सों में तोड़ देगा। ध्यान सुनो मेरी बात। इक्विवेलेंस क्लास का जन्म कहां से हुआ और इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? इक्विवेलेंस क्लास शुरू
इक्विवेलेंस क्लास का टॉपिक शुरू तब होता है जब कोई रिलेशन किसी सेट पर इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो आर ए पर इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो अब इस आर का काम क्या होगा कि आर इस सेट को कुछ इक्विवेलेंस क्लास में तोड़ेगा, कुछ टुकड़े करेगा, इसके टुकड़े को बोलेंगे हमें सबसेट। ये इसके कुछ टुकड़े करेगा, फिलहाल इसके टुकड़े कितने करेगा, ये 2। ये टुकड़े कितने करेगा, 2-3, वो भी हम आगे बताएंगे आपको। और वो टुकड़े इस तरह से करेगा, इसको मैंने मान लिया A1 कि, और टुकड़े इस तरह से करेगा कि जो मैं यहाँ पे सबसेट लिखूंगा ना, इसका मैं यहाँ पे एक सबसेट लिखूंगा। मैं लिखूंगा 1 के बाद मैं लिखूंगा 3 के बाद 5 के बाद 7 और 9। मैंने कैसे लिखे ये बताऊंगा अभी आपको। ऐसे एक ने इसका एक सबसेट और बना दिया A2, जिसके अंदर क्या आ जाएगा 2 4 6 और 8 आ गया। तो इक्विवेलेंस रिलेशन उस सेट के जिस सेट पर वो डिफाइन है, ठीक है, उसके 2 पार्ट कर देगा, सॉरी 2 नहीं, कुछ पार्ट कर देगा, 3 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, मतलब इस सबसेट बनाएगा। और ये सबसेट इस तरह से बनाएगा कि इन सबसेट से कुछ प्रॉपर्टी होगी कि इन सबसेट के एनी टू एलिमेंट ऑलवेज रिलेटेड, एनी टू एलिमेंट्स ऑलवेज रिलेटेड टू ईच अदर बाय आर। ठीक, ये चीज आप कॉपी करके यहां भी लिख सकते हो सेम, कि इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट इस रिलेशन द्वारा हमेशा रिलेटेड होंगे। ऐसे ही इस सेट के भी कोई भी 2 एलिमेंट इस रिलेशन द्वारा हमेशा रिलेटेड होंगे। चेक कर लेते हैं कि आप एक को किसी के साथ चेक कर लो, 3 के साथ चेक कर लो, 5 से कर लो, 7 से कर लो, 9 से कर लो, ये चीज हमेशा फुलफिल हो रही है। ऐसे वहां भी चेक कर लो, 2 और 4 का डिफरेंस, 2 और 6 का डिफरेंस, 2 और 8 का डिफरेंस हमेशा डिविजिबल बाय 2 से आएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, इक्विवेलेंस रिलेशन उस सेट को कुछ सबसेट्स में तोड़ देगा, जो सबसेट हमेशा क्या होंगे, उन सबसेट्स के एलिमेंट हमेशा एक दूसरे के साथ रिलेटेड होंगे। सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ, हर एलिमेंट, यहाँ पे तो हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है ना भाई। 1 2 के साथ तो नहीं है, 1 तो केवल 3 के साथ है, 1 4 के साथ नहीं है, 1 5 के साथ है। मगर यहां पर क्या होगा, हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगा। यहां भी क्या होगा, हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगा। अगर कोई एक सेट और है ऐसा, वहां भी ऐसा ही होगा कि हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ रिलेटेड होगा। ठीक, अब देखते हैं इसकी आगे की प्रॉपर्टी। तो पहले मैं इसी प्रॉपर्टी को लिख देता हूं। अच्छा, ये इसकी प्रॉपर्टी, इसकी आप प्रॉपर्टी डाल सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, इनको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ये इसकी 2 इक्विवेलेंस क्लास, इन सेट को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या है, इक्विवेलेंस क्लास क्या है, जब इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, थोड़ा सा मैं आपको समझाने वाली लैंग्वेज में लिख रहा हूं, जब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तब इक्विवेलेंस, जब इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तब इक्विवेलेंस क्लास बनेगी, तब इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी, बनेगी। इनको बोलते हैं, इन सेट को बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास, तब इक्विवेलेंस क्लास बनेगी। मैं आपको चाहूं तो प्रॉपर अंग्रेजी में लिखा सकता हूं कि इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म व्हेन इक्विवेलेंस रिलेशन आर ऑब्टेन्ड। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, इक्विवेलेंस रिलेशन डिवाइड्स, इक्विवेलेंस रिलेशन, ईआर मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन डिवाइड्स सेट ए, इक्विवेलेंस रिलेशन डिवाइड्स सेट ए, इक्विवेलेंस रिलेशन डिवाइड्स सेट ए इन सेवरल, इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो सेट ए को डिवाइड कर देगा सेवरल म्यूचुअली डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सबसेट। दैट इज, सुनो मेरी बात, क्या लिखा हुआ है, जो ये 2 इक्विवेलेंस रिलेशन, जो ये 2 इक्विवेलेंस क्लास आई है ना,
ये 3 भी आ सकती थी, ये 4 भी आ सकती थी। इनकी 2 खास बातें होंगी कि दोनों डिसजॉइंट होंगे, A1 और इंटरसेक्शन A2। इनमें कभी कुछ कॉमन नहीं मिलेगा आपको। डिसजॉइंट सेट मतलब जिनमें कुछ कॉमन ना हो, पता है ना, डिसजॉइंट सेट। तो जितनी भी इक्विवेलेंस क्लास आएंगी वो हमेशा म्यूचुअली डिसजॉइंट आएंगी। उनमें अगर 3 है तो तीनों में कुछ कॉमन नहीं होगा, अगर 4 है तो चारों में कुछ कॉमन नहीं होगा, 2 है तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन डिवाइड सेट ए इन सेवरल म्यूचुअली डिसजॉइंट। सेवरल मतलब बहुत सारे, फिलहाल 2 है तो 2, 3 भी हो सकते थे। आल्सो ये बात भी जरूर लागू होगी कि इनका अगर आप यूनियन लोगे तो वापस से आपको ए मिलेगा। इक्विवेलेंस क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि दोनों की जो भी इक्विवेलेंस क्लासेस होंगी सब हमेशा डिसजॉइंट्स होंगी, और दोनों का यूनियन हमेशा वापस से आपको क्या दे देगा, वापस से आपको 2 दे देगा। इस बात को भी आप एक प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 मान लो, इसको भी लिख लेना। एनी टू एलिमेंट्स ऑलवेज रिलेटेड टू ईच अदर बाय आर। हर इक्विवेलेंस क्लास के कोई भी 2 एलिमेंट, हर इक्विवेलेंस क्लास के कोई भी 2 एलिमेंट आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होंगे। एक दूसरे के साथ सॉरी 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 इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस क्लास का हर एलिमेंट आपस में, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूं, इक्विवेलेंस क्लास के हर एलिमेंट आपस में आर के द्वारा रिलेटेड होंगे। जो बात मैं अब लिखवाना चाहता हूं, मैं उसमें कंफ्यूज हो गया था कि इसके एलिमेंट उसके साथ रिलेटेड नहीं होंगे और उसके एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड नहीं होंगे, इनके सिर्फ आपस में ही होंगे। इसके आपस में रिलेटेड होंगे, इसके एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे, इनके एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं होंगे। तो नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए, नो एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा, उसका उल्टा भी, ए का बी से नहीं होगा और बी का ए से नहीं होगा, ए का बी से नहीं होगा और बी का ए से नहीं होगा। इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट करने का भी एक अपना ही तरीका है, इक्विवेलेंस क्लास को डिनोट करने का भी एक अपना ही क्या है तरीका। ऐसे लिखते हैं जैसे कि सेट लिखा हुआ है 1 3 5 7 9, तो आप इसका पहला एलिमेंट ले लो, सबसे छोटा एलिमेंट, पहला एलिमेंट क्या है 1, और इस 1 को इस स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दो बस। तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। इसको पढ़ने का तरीका क्या है, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, इस ब्रैकेट में लिख के, मतलब कैसे, जो भी इक्विवेलेंस क्लास है उसका पहला एलिमेंट या फिर सबसे छोटा एलिमेंट लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1। और अगर आपको उसको खोल के दिखाना है ना तो फिर आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, सेट 1 3 5 7 9। मतलब कहना क्या है कि इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1 को, मतलब इस पूरे सेट को शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, शॉर्ट में इसको ऐसे लिख देते हैं। और जरूरी नहीं है कि आपको 1 से डिनोट करना है, आप उसको किसी से भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि 3 से लिख दो, कोई भी लिखना पड़ता है, 5 से लिख दो, 7 से लिख दो, 9 से लिख दो, जैसे कि वो अगले वाला है आल्सो। उस अगले वाले को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 से, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2, और इसका फुल डिटेल क्या हो जाएगी भाई, 2 4 6 8 इक्विवेलेंस क्लास। इस तरह से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 4, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 6, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 8। इस तरह भी हम इनको लिख सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये सब इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टीज थी जो मैंने आपको इधर बताई हैं। इक्विवेलेंस क्लास इस तरह निकाल लेते हैं हम, 2 से ज्यादा होती है। अब चलते हैं अपने उस एग्जांपल नंबर 5 पर, उसको हम पूरा करेंगे। ठीक, इसको तुरंत नोट करेंगे आप एक बार। तो अब देखते हैं अपने एग्जांपल 5 को। वैसे मैंने आपको सब समझा दिया है, जिस तरह से मैंने अभी अपने वाला एग्जांपल आपको कराया था ना, सेम वैसे हम इस एग्जांपल को कर देंगे। और सिर्फ कह रहा है कि इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, मतलब इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए अब देखो सेट बनेगा, सेट ऑफ इंटीजर। अब से पहले वाले में 1 से 9 तक के एलिमेंट थे, तो क्या करेंगे रिफ्लेक्सिव के, सबसे पहले लेट ए बिलोंग्स टू जेड। ए किससे बिलोंग कर रहा है, जेड से, मतलब कि ए कोई इंटीजर है। देन हमेशा ही ऐसा होगा कि ए में से ए को अगर आप मैच करोगे तो 0 आएगा, और विच इज डिवाइड बाई 2, विच डिवाइड बाई 2। तो चाहे आप कोई भी इंटीजर ले लेना, कोई भी इंटीजर ले लेना, हमेशा उस इंटीजर में से इंटीजर को मैच करोगे 0 ही आएगा, जो कि हमेशा 2 से डिवाइड होगा, मतलब ये चीज फुलफिल हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग करेगा आर में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड के लिए।
सो आर इज रिफ्लेक्सिव। सो आर इज कैसा हो जाएगा बाबू? रिफ्लेक्स। ठीक है, बिल्कुल पहले की तरह कर रहे हैं, बिल्कुल पहले की तरह, सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में क्या कहा था हमने कि अगर दो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड हैं तो उनके उल्टे भी होने चाहिए। सिमेट्रिक के लिए आपको सारे इंटरवल चेक नहीं करने, जो दो हैं उनका उल्टा भी हो। तो हमने कहा लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है किसमें? आर में। ऑर्डर्ड पेयर ए बी किसमें बिलोंग कर रहा है? आर में। अब क्योंकि ये आर में है तो मतलब ए माइनस बी डिवाइड किससे होगा? ए माइनस बी डिवाइड बाई टू। और अगर ए माइनस बी डिवाइड बाई टू है तो पक्का है कि उसका उल्टा भी, यानी कि बी माइनस ए बी डिवाइड बाई टू जरूर 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 होगा। और अगर होगा तो हम क्या कह देंगे कि बी ए का ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेटेड टू आर। तो क्योंकि हमने ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर लेके चले थे और हमने क्या ला दिया कि ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर हमने ला दिया, सो वी कैन से दैट आर इज सिमेट्रिक। आर इज सिमेट्रिक। अब देखते हैं ट्रांजिटिव। अब देखते हैं इसका ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव के लिए दो ऑर्डर पेयर तो पहले आपको चूज ऐसे ही करने हैं जो बिलोंग करते हो। लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, एंड ऑर्डर्ड पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो इंप्लाइज दैट ए माइनस बी डिवाइड बाई टू एंड ऑल्सो बी माइनस सी आल्सो डिवाइड बाय टू। ए माइनस बी किससे डिवाइड होगा? टू से। बी माइनस सी भी किससे डिवाइड होगा? टू से। और अगर दो नंबर ये भी दो से डिवाइड है, ये भी दो से डिवाइड है, तो इनका सम भी दो से डिवाइड जरूर होता है। देन सम ऑफ बोथ, पहले पहला प्लस दूसरा, इन दोनों का सम भी आल्सो डिवाइड बाई टू। तो बी से भी कैंसिल हुआ, तो क्या कहेंगे? ए माइनस सी डिवाइड बाई टू। और अगर ए माइनस सी डिवाइड बाई टू है तो हम बोलेंगे ए ऑर्डर्ड पेयर ए सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए सी से रिलेटेड है। अब क्योंकि ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। अब क्योंकि आर ट्रांजिटिव आ गया, आर रिफ्लेक्सिव भी आ गया था, आर सिमेट्रिक भी आ गया, आर ट्रांजिटिव भी आ गया, तो 10 आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे भी, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। चलो जी, तो यहां पर हमने इसको इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूव कर दिया बिल्कुल पहले की तरह, मगर इसमें इक्विवेलेंस क्लास का तो कहीं जिक्र ही नहीं है ना। देखो क्योंकि उसने एग्जांपल में नहीं दिया, लेकिन मेरे को टॉपिक पढ़ाना था। कई कई लोग तो इसको स्किप भी कर देते हैं क्योंकि अक्सर एग्जाम में भी नहीं आता। स्कूल में तो आप नाम ही मत लेना इस चीज का, सुनोगे भी नहीं आप क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास, ठीक। तो फिर भी अगर मेरे को इस सेट में भी इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, देखते हैं। पहला इसको नोट करो, अगर इस सेट में भी आपको इक्विवेलेंस क्लास को डिफाइन करना है तो पहला इसको नोट कर लो जरा। तो क्योंकि मैंने बताया था कि जब जब किसी सेट के ऊपर इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा तब तक इक्विवेलेंस क्लास पैदा हो जाएंगी अपने आप। तो क्योंकि यहां पर सेट क्या है? Z। अगर वो कहता है ना कि फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास, तो कैसे करोगे? क्योंकि सेट क्या है यहाँ पर? Z। Z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। Z मतलब भैया जी सेट ऑफ इंटीजर्स। तो क्या बताया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन उस सेट को कुछ सबसेट में तोड़ देगा और उनका हर एलिमेंट अपने आप से, हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होगा। तो अगर मैं यहाँ पर पहले सेट की बात करूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 0 भी आएगा, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8, ये हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है। किन्हीं भी दो एलिमेंट को कहीं से भी उठा लो, दोनों प्लस के ले लो, दोनों मैथ्स के ले लो, कोई प्लस मैथ्स के ले लो, हमेशा उनका डिफरेंस 2 से डिवाइड होने वाला ही आएगा। आप कहोगे 4 और 8, मैं कहूंगा डिफरेंस 4 आ गया, डिवाइड किससे होगा? 2 से। ऐसे ही अगर मैं इधर वालों की बात करूं, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, तो यहां भी हर दो एलिमेंट्स में आप अगर ये रिलेशन चेक करोगे तो हमेशा वो 2 से डिवाइड होगा, मतलब यहां के भी दोनों एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ठीक। तो इसके इक्विवेलेंस क्लास कौन कौन है? A1 और A2। सब प्रॉपर्टी वेरीफाई करके देख सकते हैं आप यहाँ पर कि दोनों में कोई कॉमन नहीं होगा, दोनों का यूनियन वापस से यही आएगा।
दोनों का कुछ कॉमन तो नहीं है, दोनों डिसजॉइंट सेट है, दोनों का यूनियन वापस ये बन जाएगा। और दोनों का हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन इसका कोई एलिमेंट उसके साथ रिलेटेड नहीं होगा, चाहे आप चेक कर लो। यहाँ के किसी का, यहाँ के किसी एलिमेंट और वहां किसी एलिमेंट का ये रिलेशन वेरीफाई नहीं होगा। यहाँ का कोई मेंबर वहां के मेंबर का रिश्तेदार हो ही नहीं सकता। ये सब अपने आप में रिश्तेदार रहेंगे, ये सब अपने आप में रिश्तेदार रहेंगे, एक दूसरे के नहीं बन सकते। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको इसको उसको लिखना है ना जनरल फॉर्म में, अगर आपको उसको लिख के दिखाऊं मैं, तो आप इसका पहला एलिमेंट लिख सकते हैं 0। और क्योंकि बहुत सारे बन रहे हैं, इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है तो मैं इसको एक जनरल नाम दे रहा हूं 2R। ये सब 2R की फॉर्म में तो है, जहां पे R बिलोंग कर रहा है जेड से। भाई 0 रखोगे 0 आएगा, 1 रखोगे तो +-2 आएगा, 2 रखोगे तो +-2 आएगा। बल्कि जेड छोड़ो, R बिलोंग्स टू आप यहाँ पे n कर लो, नहीं सॉरी W कर लो, होल नंबर, R बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, R बिलोंग्स टू क्या कर सकते हैं, होल नंबर। R की वैल्यू 0 तो 0, R की वैल्यू 1 तो ये, R की वैल्यू 2 तो ये, R की वैल्यू 3 तो ये, R की नहीं यार जड़ ही रखो क्योंकि नेगेटिव भी आ रहे हैं। ठीक है, और ऐसे ही इसकी जनरल फॉर्म हम क्या दे देंगे, इसकी जनरल फॉर्म दे देंगे 2R+1, 2R+1 वेयर R बिलोंग्स टू Z। तो ये इक्विवेलेंस क्लास पहली हो गई, ये वाली इक्विवेलेंस क्लास पहली हो गई, और वो वाली इक्विवेलेंस क्लास इसकी हो जाएगी दूसरी। ठीक, वैसे इसने इक्विवेलेंस क्लास के बारे में क्वेश्चन में नहीं कहा, लेकिन पीछे पेज पर दिया हुआ था, मैंने समझा दिया। तुरंत इस बात को नोट करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल नंबर 6 पर। सेट A is equal to 1 2 3 4 5 6 7 and R is equal to ordered pair AB, both A and B either odd or even, A और B दोनों या तो odd हो या फिर दोनों even हो। इस बात को प्रूव करना है मेरे को, क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। और आगे भी है शायद कुछ, हाँ बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, वो देखेंगे बाद में। फिलहाल इसको प्रूव करते हैं पहले इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। अच्छी बात हमारे लिए ये है कि सेट फाइनाइट है। सेट एक आप कोई एक एलिमेंट पकड़ो, देखो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना, आइदर ओड और इवन, या तो ओड हो या इवन हो। ठीक, कोई भी एक एलिमेंट पकड़ो, या तो ओड है या इवन है, या तो ओड है या इवन है। हमने कहा 8, तो या तो 8 तो है ही नहीं। हमने कहा 4, या तो ओड है या इवन है। मतलब हर एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड है, क्योंकि जो भी आप एलिमेंट लोगे वो या तो ओड होगा या इवन होगा। भाई रिलेशन ये तो है कि या तो वो ओड हो या वो इवन हो, या तो ओड हो या इवन हो। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आइदर ओड और इवन, या तो ओड होगा या इवन होगा। मतलब हर एलिमेंट अपने आप से इस रिश्ते के द्वारा रिलेटेड है, या तो वो ओड होगा या वो इवन होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर ए बिलोंग करेगा रिलेशन आर में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए। तो आर इज रिफ्लेक्सिव, तो आर इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देखते हैं। अब सिमेट्रिक को आप दो कैसे प्रूव कर दो। ठीक, सुनो मेरी बात। लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, मतलब ए बी एक दूसरे से रिलेटेड है, ए बी से रिलेटेड है, यानी कि ए बी या तो दोनों ओड है या ए बी दोनों इवन है। तो ये दो केस में होगा भाई काम, ऑब्वियस ये दो केस में होगा, केस फर्स्ट केस सेकंड। केस फर्स्ट मतलब व्हेन ए एंड बी बोथ इवन, और केस सेकंड हो जाएगा व्हेन ए एंड बी बोथ ओड। ए बी बिलोंग आर में है ना, तो या तो दोनों इवन है या दोनों ओड है, हमने दोनों बातों को अलग कर दिया। तो सुनो, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, इस बात का मतलब इस केस में क्या कह रहा है वो, कि ए एंड बी आर इवन। अगर ए एंड बी इवन है तो मैं इसको उल्टा भी तो लिख सकता हूं कि बी एंड ए बी तो इवन ही रहेंगे। तो बी एंड ए बी क्या रहेंगे, इवन। मतलब ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग करेगा आर में, तो ए बी आर में है, बी ए बी आर में है, मतलब आर इज सिमेट्रिक। तो यहां पर तो आपका आर सिमेट्रिक आ गया। अब अगर ए और बी दोनों ओड हैं, तो क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, इसका मतलब क्या हो जाएगा ओड केस के लिए कि ए एंड बी बोथ ओड, ए एंड बी बोथ ओड। और अगर दोनों ओड हैं
तो इनको उल्टा कर लिख दो, ए एंड बी अगर ओड है तो बी और ए भी तो ओड ही होंगे, बी एंड ए बोथ ओड, और दोनों ओड है तो मतलब ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग करेगा आर में, मतलब आर इज यहां भी सिमेट्रिक। ठीक हो गया। अब चलते हैं इसका ट्रांजिटिव। अब देखते हैं इसका ट्रांजिटिव। तो इसको भी उस केस में करेंगे, दो केस में करेंगे। केस फर्स्ट व्हेन ए बी सी आर इवन। अगर एबीसी इवन है तो हमने मान लिया, अगर एबीसी इवन है, लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर्ड पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर। तो ए बी बिलोंग टू आर मतलब ए और बी दोनों इवन है, बी सी बिलोंग्स टू आर मतलब बी और सी दोनों इवन है, क्योंकि हमने तीनों को ऊपर इवन माना हुआ है। तो क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर इवन। और जो दूसरा वाला है ना, ये इसको खोल कर लिख दो, बी एंड सी आर इवन। ये लाइन इसकी है, ये लाइन इसकी है। अब ए एंड बी इवन है और ए और बी और सी भी इवन है, तो ए और सी भी तो इवन ही हुए, तो ए एंड सी आर इवन मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए सी बिलोंग करेगा आर में और ए सी बिलोंग करेगा आर में, तो आर इज कितना हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो आर इज ट्रांजिटिव। अब केस कर लेते हैं इसका ओड वाला। केस सेकंड व्हेन ए बी सी आर ओड। अगर ओड है तो हमने मान लिया लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि ए एंड बी आर ओड, और बी सी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि बी एंड सी आर ओड। मतलब ए और बी दोनों ओड हैं, बी और सी दोनों ओड हैं। जब ए और बी ओड है और बी और सी ओड है तो ए और सी क्या होंगे, तो ए एंड सी बी ओड होंगे, ए एंड सी आर ओड। और ए और सी अगर ओड हुए तो ऑर्डर्ड पेयर ए सी किस में पहुंच जाएगा, तुरंत बिलोंग कर जाएगा आर में। तो हम क्या कहेंगे कि यस आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। तो हमने यहां पर आर को रिफ्लेक्सिव भी ला दिया, सिमेट्रिक भी ला दिया और ट्रांजिटिव भी ला दिया। तो शॉर्ट में फाइनली क्या बोलेंगे हम, 10 आर इज इक्विवेलेंस, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, तो इसका इक्विवेलेंस प्रूव हो चुका है। अब देखते हैं इसके आगे का पार्ट। तो अब आगे क्या कह रहा है, ये लास्ट में हमसे कह रहा है कि इक्विवेलेंस के बाद फर्दर सो दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सबसेट्स, इसको मैंने बोल दिया A1 1 3 5 7 आर रिलेटेड टू ईच अदर, इनको अपने आप से रिलेटेड दिखाना है। एंड आल्सो द एलिमेंट ऑफ सबसेट नंबर सेकंड A2 2 4 6, इसको अपने आप से रिलेटेड दिखाना है। एंड एलिमेंट ऑफ दिस सेट आर नॉट रिलेटेड टू दिस सेट। तो वही बातें होगी जो मैंने आपको इक्विवेलेंस क्लास में समझाई थी कि इस सेट का एलिमेंट को अपने आप से रिलेटेड दिखाना है, इस सेट के एलिमेंट को अपने आप से दिखाना है, और इस सेट का एलिमेंट इस सेट से नहीं है ये भी दिखाना है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये तो इक्विवेलेंस क्लास बन रही है ना, तो इक्विवेलेंस क्लास की प्रॉपर्टी से ये बातें ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है वैसे तो, फिर भी कर देते हैं। सिर्फ लिखना है आपको, कुछ नहीं करना। कि क्या लिखोगे, all elements of A1 are odd, क्योंकि इसके सब एलिमेंट ओड है। वही तो कहा रिलेशन क्या है कि सब एलिमेंट या तो ए और बी या तो ओड हो या इवन हो। अगर मैं ऐसे कोई भी दो ए बी लूंगा तो हमेशा ओड ही आएंगे ना। सो ऑल एलिमेंट्स
so all elements of A1 is related to each other. क्यों? क्योंकि ये ओड है। ऐसे यहां के हर एलिमेंट इवन है, क्योंकि all elements of A2 are even, इसलिए all elements of A2 are related। समझ आ गई बात? क्योंकि यहाँ के हर ए बी ओड हैं, तो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। यहाँ का हर एलिमेंट यानी कि जो भी ए बी आप ले सकते हो वो सब क्या है? इवन है, तो वो भी रिलेटेड है। लेकिन यहाँ का एलिमेंट वहां के साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ का आपने एक ले लिया और एक आपने वहां का ले लिया, तो एक हो जाएगा इवन, एक हो जाएगा ऑड। आल्सो इट इज क्लियर, बल्कि ऐसा लिखो ना, आल्सो by the properties of equivalence class, also by the property of equivalence class, no element of A1 is related to elements of A2. No element of A1 is related to elements of A2. No elements of A1 is related to A2 and vice versa. और उल्टा भी, A2 का A1 से भी नहीं होगा, and vice versa। ये यहाँ पे प्रूव करना था हमको, यही हमको यहाँ पर प्रूव करना था। ठीक, तो नोट करेंगे इसको भी। और स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा एग्जाम्पल्स खत्म हो चुके हैं। अब हम मिलेंगे आपको इस 1.1 के सॉल्यूशन में। 1.1 का सॉल्यूशन, इसको एक बार अच्छे से पढ़ें, बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, और जैसा भी फील किया आपने कमेंट करके बताना जरूर मेरे को, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1.1 सॉल्यूशन में।